जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने लूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो 2-4 दिन से हम लूसेंट सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे। कंटिन्यू नहीं रख पाने का कारण था कि हमें नाइट ड्यूटी लग जाने के कारण जो है कि हम लोग रात में उतना समय जो है कि पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए आप लोगों के बीच जो है कि आपका जो है कि लूसेंट सीरीज जो था वह आपका नहीं हो रहा था। लेकिन बिहार पुलिस के सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है कि हम कंटिन्यू रखें। कारण यही है कि उनका एग्जाम डेट आ चुका है। इसीलिए जब किसी चीज़ का एग्जाम डेट आ जाता है सामने में तो हमें तैयारी करने में बहुत सारा मज़ा आता है। इसीलिए अभी देखिएगा आपको कि लूसेंट सीरीज अब लगभग आपको हम 30 से 35 मिनट का करेंगे डेली, और एक चैप्टर डेली निपटाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी आगे आपका बिहार के अंदर बहुत सारा वैकेंसी देख रहे होंगे कि आपका आने जा रहा है। क्योंकि हाल ही में आई घोषणा के अनुसार आपको पता चला है कि बीएसएससी सीजीएल 4 का लगभग 2500 प्लस वैकेंसी या 3000 भी पार हो सकता है आप सबों के बीच जो है कि इस महीना के अंतिम तक में यह आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है बहुत सारा न्यूज़पेपर और उससे भी पहले रोस्टर क्लियर्स भी हो चुका था। तो आप सबों जो है कि आप सभी जो है कि तैयार रहिएगा एग्जाम देने के लिए, और जो है कि अच्छा से फॉर्म भरिएगा और अच्छा से तैयारी कीजिएगा। आपका तैयारी होगा, उसके बाद आपका एग्जाम भी होगा। क्योंकि आप लोग को बता दें, ये जो लूसेंट सीरीज हम चला रहे हैं, हम जितना भी लूसेंट सीरीज चला रहे हैं, जितना प्लेलिस्ट में वीडियो है आप उसे देख लीजिए। आपको लूसेंट के प्रति टेंशन फ्री हो जाइएगा। क्योंकि लूसेंट में जो कंटेंट है वो आपको हम दे रहे हैं। और जैसे ही आपका एग्जाम डेट बचेगा 2 महीना, या जैसे आगे में दिखने लगेगा एग्जाम डेट, तो आपको हम जहां मन तहां से आपको हम, चाहे वो लूसेंट रहे, स्पीडी रहे, चाहे वो एडुटेरिया रहे, या चाहे वो घटना चक्र रहे, या फिर आपका जो है कि क्राउन रहे, या दृष्टि रहे, जहां से भी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे बस आप सुनने के लिए रेडी रहिएगा। अभी भले अभी तक हम जो है कि आपका टेम्पोररी चला रहे थे कि चलो भाई अभी एग्जाम डेट नहीं आया है तो जो है कि चुनाव वगैरह है, लेकिन चुनाव जैसे खत्म हो रहा है आपका बहुत सारा वैकेंसी बिहार में आ जाएगा। अभी जो है कि आपका बिहार के अंदर में बीएसएससी हो गया, 12th लेवल पर भरा ही गया है। आपका जो है कि सीजीएल वाला वैकेंसी आ रहा है। फिर साथ ही आपका रेलवे के अंतर्गत आपको पता है जुलाई में भी एनटीपीसी आ जाएगा, और एनटीपीसी थोड़ा सा अच्छा खासा पोस्ट आएगा, और लेवल 6 तक का आप जॉब पा सकते हैं एनटीपीसी के तहत। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिए। अब से आपको लूसेंट का एक एक टॉपिक डेली खत्म होगा, जो बता दिए वही चीज होगा। और साथ में जैसे आपका रेलवे का आ जाएगा आपका एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम डेट, तो फिर आपको जो है कि हम साइंस का अलग से आपको एक वीडियो डेली जो है कि आपका 30-35 मिनट का हम बना दिया करेंगे। थोड़ा सा इधर उतार चढ़ाव आया क्योंकि हम जो है कि नाइट ड्यूटी हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा जो है कि समय नाइट में कम मिल पाता था आप सबों के बीच। तो कोई बात नहीं, अब हम लगातार फिर से बन चुके हैं। तो हम लोग अब जो शुरू करने वाले हैं आज का चैप्टर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक अच्छा टॉपिक है। आपका जो है जो 35 से 40 मिनट का सेशन होगा, आप लोग अच्छा से सुनने का प्रयास कीजिएगा और इसका एक शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र को लूसेंट जो है ना बहुत भारी लगता है कि हम कैसे पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन जितना आपको हम बोलते हैं यहाँ से जिस टॉपिक के बारे में, आप अगर उतना पे कमांड रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और लूसेंट एक ऐसा बुक है जो आपके बिहार के अंतर्गत लगभग हर एक एग्जाम में सहायता होगा। वहीं जो बीपीएससी में बैठने वाले हैं, जो बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में बैठने वाले हैं, इसमें भी लगभग 1000 प्लस पोस्ट आने जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो है कि तैयारी कीजिए। और अगर आपको बीपीएससी टारगेट नहीं भी किया है तो भी आप फॉर्म भरकर जो है कि एक बार ट्राई कीजिए कि बीपीएससी का एग्जाम कैसा होता है, नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कितना हमसे क्वेश्चन बना नहीं बना, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक एग्जाम दें। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम हिस्ट्री में आपका विजयनगर साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। जितना कुछ सवाल बताएंगे बस आपका पॉइंट टू पॉइंट सुनते चलिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में, 1336 विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, 1336। और 2 भाइयों ने मिलकर किया था। कितने भाइयों ने, देखिएगा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो 2 भाइयों ने मिलकर किया है वो टोटल 5 भाई थे। कितने भाई थे टोटल, 5 भाई। 5 भाई में से 2 भाई हरिहर और बुक्का ने 1336 में, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे किया। किस नदी के किनारे किया, तुंगभद्रा नदी के किनारे किया। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कहां में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है, विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, विजय मतलब जीत, विजय मतलब जीत और नगर मतलब शहर, यानी जीत का शहर। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने किस गुरु से शिक्षा लेके किया था। तो याद रखिएगा, विद्यारण्य संत, विद्यारण्य संत, यानी हरिहर और बुक्का ने किससे विद्या लेके साम्राज्य का स्थापना किया था। तो विद्यारण्य नाम के संत से, विद्यारण्य नाम के संत से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर किस वंश का स्थापना किया। तो याद रखिएगा, अपने पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश का स्थापना किया। किसका स्थापना किया? संगम वंश का स्थापना किया। और संगम वंश का स्थापना जो हुआ है वह विजयनगर साम्राज्य में आपका पहला वंश। जैसे आपको हम बताए थे, जैसे आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश हुए हैं। कितने राजवंश हुए हैं? 5 राजवंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में कितना वंश हुए हैं? 4 वंश हुए हैं। 4 वंश में से पहला वंश हुआ है संगम वंश, और दूसरा वंश हुआ है सुलुभ वंश, तीसरा वंश हुआ है तुलुभ वंश, और चौथा वंश जो हुआ है वह अराविडु वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है? अराविडु वंश हुआ है, याद रखिएगा। पहला संगम वंश, दूसरा आपका सुलुभ वंश, और तीसरा अराविडु, तीसरा जो है कि आपका तुलुभ वंश, और चौथा अराविडु वंश, याद रखिएगा। और आपको ये क्रम याद रखने के लिए एगो ट्रिक दिए थे, सो अंशवर सो संस TA संस TA, सो अंशवर सो संस TA संस TA, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडु वंश। समझ में आ गया? वहीं अगर जो आपको पूछेगा कि चारों का राजधानी कहाँ कहाँ बनाया था चारों का, तो याद रखिएगा, चारों का राजधानी में से जो पहला 3 बताए, यानी संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, ये तीनों का राजधानी विजयनगर है। ये तीनों का राजधानी कहाँ है? विजयनगर है। और चौथा जो अराविडु वंश है उसका राजधानी पेनकोंडा है। कहाँ है? पेनकोंडा है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं ये चारों का संस्थापक बता दीजिए कोई ट्रिक में, तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा, सो अंशवर सो संस TA लिख दीजिएगा सीरियल में, और संस्थापक में सब में एक एक करके एक इंग्लिश में अल्फाबेट बताते हैं, सबके सामने सटा दीजिएगा। पहला में H लगाइएगा, H, और दूसरा में N, और तीसरा में V, और चौथा में T, यानी HNVT, यानी पहला में S से हो गया हरिहर बुक्का ने संगम वंश। वहीं आपका दूसरा जो सुलुभ वंश हो गया उसका संस्थापक कौन हो गया? तो N से होगा। क्या होगा? N से, यानी नरसिंह होगा। क्या होगा? नरसिंह होगा। और तीसरा जो हो गया तुलुभ वंश, वह तुलुभ वंश का संस्थापक जो होगा वो भी से होगा। किससे होगा? भी से, यानी वीर नरसिंह होगा। क्या होगा? वीर नरसिंह। और टी से जो होगा आपका लास्ट में वो तिरुमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरुमल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी, याद रखिएगा। हम्पी बहुत फेमस को सवाल है। और 50 रुपया के नोट पर भी किसका चित्र है? तो हम्पी का चित्र है। किसका चित्र है? हम्पी का चित्र, याद रखेगा। और 100 रुपया के नोट पे रानी का बॉब है। और 200 रुपया के नोट पे सांची का स्तूप है। और 500 रुपया के नोट पर क्या है? तो 500 रुपया के नोट पर लाल किला है। क्या है? लाल किला। और पहले 2000 का जो नोट चलता था उस पे क्या था? मंगलयान था। ये सब आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, विजयनगर साम्राज्य का खंडर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य का खंडर जो है वह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी वह तेलुगु थी। क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर राज्य की भाषा क्या थी? तेलुगु थी। आगे बढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के किस राजा के सामंत थे? तो याद रखिएगा, प्रताप रुद्रदेव। यानी हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। और हरिहर बुक्का के गुरु का क्या नाम बताए थे? तो विद्यारण संत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे? तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो बुक्का फर्स्ट है, कौन है? बुक्का फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो बुक्का फर्स्ट है उन्होंने, याद रखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो संगम राजवंश
वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था वह हरिहर सेकंड था। कौन था? हरिहर सेकंड था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि निकोलो कोंटी जो विजयनगर की यात्रा पर आया था उनका संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य पर निकोलो कोंटी, कोंटी यानी टो आ रहा है यानी इटली, याद रखिएगा। निकोलो कोंटी, कोंटी यानी इटली, कोंटी यानी इटली। और यह जो आया था देवराय प्रथम के काल में। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में, याद रखिएगा। और इन्होंने भारत में आके सबसे अधिक दास प्रथा पर वर्णन किया था। किस पे वर्णन किया था? दास प्रथा पे वर्णन किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है अमयुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? आपको यह गारंटी देके सवाल आपको यह हम बता रहे हैं, यह सवाल आप याद रखिएगा। प्लीज आप यह सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आता है। जितना सवाल बताते थे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अक्सर रेलवे पूछता है ये सवाल और बिहार एसएससी पूछता है, तो आप याद रखना, आपका कर्तव्य है, आपको रखना ही पड़ेगा। तो अमयुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय जो थे वो तीसरे वंश के शासक थे। किस कौन वंश के? तीसरे। पहला बताए संगम वंश, दूसरा बताए आपको सुलभ वंश और तीसरा बताए तुलुव वंश। तीसरा का ही कृष्णदेव राय था, याद रखेगा। तीसरा का ही कृष्णदेव राय है, तीसरा का ही कृष्णदेव राय है, यानी कि तुलुव वंश का, तुलुव वंश का, याद रखेगा। तुलुव वंश का याद रखना है आपको। तुलुव वंश के सबसे महान शासक जो हुए हैं वो कृष्णदेव राय हुए हैं। कौन हुए हैं? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय अपने आप में एक महानतम शासक तो थे ही, प्लस में आपका एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो याद रखिएगा उनके द्वारा 2-3 पुस्तक आपको बताते हैं, याद रखिएगा। सबसे फेमस उनका पुस्तक है अमुक्त माल्याद। क्या है? अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय है। वहीं जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम पुस्तक के लेखक भी कौन है? तो कृष्णदेव राय है। वहीं याद रखिएगा उषा परिणय, उषा परिणय, ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राय का संबंध जो है वह आपका तुलुव वंश से है, याद रखिएगा। और सबसे महानतम शासक भी कृष्णदेव राय हुए हैं। कौन हुए हैं? कृष्णदेव राय हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तेलुगु के 5 महाकाव्य में से एक महाकाव्य मनुचरितम है। कौन है? मनुचरितम। मनुचरितम के लेखक कौन है? तो मनुचरितम के जो लेखक है वह अलासनी पेद्दन है। कौन है? अलासी पेद्दन। यानी आपको हमको जुगाड़ देते हैं, आप जुगाड़ से याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है मनुचरितम, यानी कि मन, यानी मन। जब किसी आदमी को जो है कि आलस आ जाता है तो उसको मन नहीं लगता है काम करने में। जब उसको आलस आ जाता है तो उसको मन नहीं लगता है, यानी मनुचरितम करके अगर जहां भी आप देखिएगा तो अगर माइंड में आपका रिकॉल होते रहेगा सवाल, आप में हमारा वीडियो बार बार देखते रहिएगा तो वहां पर आपको आलस करके जिस ऑप्शन में दिखेगा आप आराम से टच कर दीजिएगा। और यह सब ब्रांडेड क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो समझिए कि अधिकतर लड़का नहीं बना पाएगा। इसीलिए आप लोग जो बता रहे हैं आप याद रखिएगा, सवाल एकदम बिहार एसएससी में टच होगा तो होगा। हमको पता है बिहार एसएससी का खुद हम जो है कि 120 नंबर सचिवालय सहायक में ला के पीटी मेंस दोनों क्लियर है, लेकिन डीवी में हम डीवी में बाहर हो चुके थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उतना पावर है कि आपको हम एग्जाम निकलवा सकते हैं, इसीलिए आप लगातार बनकर मेहनत कीजिए। हमको भी थोड़ा बहुत जीके जीएस आता है जिससे कि हम एग्जाम आपको निकलवा सकते हैं और खुद निकाले हुए हैं और खुद एक सिलेक्टेड आदमी के रूप में आपको बोल रहे हैं। इसीलिए आप मेरा बात मानिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आपको जो बताते हैं आप मेहनत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राघव पांडवियुम, राघव पांडवियुम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राघव पांडवियुम पुस्तक के जो लेखक है वो सूरत करके है। कौन है? सूरत। तो याद रखिएगा राक्य घोवर राघव करके अगर एक आदमी का नाम या एक पुस्तक का नाम आएगा तो आपके माइंड में सूरत याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? सूरत। यानी राघव का घर कहाँ है? सूरत है। राघव का घर कहाँ है? सूरत है। राघव का घर कहाँ है? सूरत है। वहीं अगर आएगा पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो पांडुरंग महात्म्य पुस्तक के लेखक तेनालीराम है। कौन है? तेनालीराम है, याद रखिएगा। तेनालीराम जो कि कृष्णदेव राय के काल में रहते थे। किसके काल में रहते थे? कृष्णदेव राय के काल में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो देवराय सेकंड था। कौन था? देवराय सेकंड था। आपको इससे पहले बताए देवराय फर्स्ट के काल में निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था वो भारत आया था, यह उनके दरबार में आया था। निकोलो कोंटी में टो आ रहा है, उनका संबंध इटली था। कौन था? इटली का था और देवराय प्रथम के काल में आया है। वहीं याद रखिएगा देवराय सेकंड जो है वह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है, सबसे प्रतापी राजा हुआ है और उन्होंने एक उपाधि धारण किया था, यह उनको बोला जाता है इमाडी देवराय। क्या बोला जाता है? इमाडी देवराय। यानी देवराय सेकंड को इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। वहीं देवराय सेकंड को याद रखिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं, तो देवराय सेकंड को जगबेटकर के नाम से जानते हैं। जगबेटकर के नाम से जानते हैं यानी हाथियों के शिकारी के नाम से किस शासक को जानते हैं, तो हाथियों के शिकारी या जगबेटकर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो देवराय सेकंड को जानते हैं। किसको जानते हैं? देवराय सेकंड। और देवराय सेकंड का उपनाम है इमाडी देवराय। क्या है? इमाडी देवराय, याद रखिएगा। वहीं आपको बताए बुक्का फर्स्ट को ने जो है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। वहीं आपको बताए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आप लोग को बताना जो है कि आपका विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो संगम वंश के अंतर्गत जो शासक हुए हैं आपके कौन, तो याद रखिएगा हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि किस शासक के बारे में कहा गया है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के बारे में कहा गया है कि पुलिस वालों को जो वेतन दिया जाता था वह वेश्यालय से दिया जाता था। कहां से? वेश्यालय। वेश्या जहां पर निवास करती है या जहां पर जो है कि आपका वो रहती है वहां से जो है कि टैक्स के रूप में लेकर, याद रखिएगा जो देवराय सेकंड थे उनके द्वारा पुलिस वालों को टैक्स दिया जाता था या पुलिस वालों को वेतन दिया जाता था। याद रखिएगा पुलिस वालों को वेतन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि देवराय सेकंड के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक। क्या याद रखिएगा? अब्दुल रज्जाक जो थे वो फारस के थे। कहां के थे? फारस के थे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के काल में भारत आया था। वहीं निकोलो कोंटी टो आया, इटली का यात्री था जो देवराय प्रथम के काल में, देवराय प्रथम के काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मल्लिका अर्जुन को का उपनाम क्या है, तो संगम वंश के अंतर्गत जो शासक हुए हैं मल्लिका अर्जुन, उनका उपनाम था प्रौढ़ देवराय। क्या नाम था? प्रौढ़ देवराय। और इमाडी देवराय जो कहा गया है वह देवराय सेकंड को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि संगम वंश के बाद सुलभ वंश का नींव किस व्यक्ति ने रखा, तो सुलभ वंश का जो नींव रखा है वह नरसिंह ने रखा है। किसने रखा है? नरसिंह। आपको पहले भी बता चुके हैं ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि तुलुब वंश जो तीसरा नंबर का शासक हुआ है उस वंश के संस्थापक कौन है, तो वीर नरसिंह है। कौन है? वीर नरसिंह। आगे बढ़ते हैं। तुलुब वंश का महान शासक कौन हुआ है, तो कृष्णदेव राय। तुलुब वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ है? कृष्णदेव राय। वहीं पहला वंश जो बताए संगम वंश, संगम वंश का सबसे महानतम शासक कौन हुआ है, तो आप लोग बताइएगा देवराय सेकंड हुआ है। कौन हुआ है? देवराय सेकंड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है किस नाम का एक योग्य व्यक्ति कृष्णदेव राय के काल में मंत्री एवं सेनापति का कार्यभार संभालता था, याद रखेगा सुलूप तिम्मा। सुलूप तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक का वर्णन भारत के सबसे महानतम शासक के रूप में बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है, तो याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। तो याद रखना है आपको कि बाबर ने जो है कि कृष्णदेव राय के बारे में बाबरनामा में भारत का सबसे महानतम शासक के रूप में उन्हें पुकारा है। वहीं याद रखिएगा कि बाबर ने जो बाबरनामा पुस्तक लिखा था वह किस भाषा में था, तो याद रखिएगा वह तुर्की भाषा में था, लेकिन उनका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताना है आप लोग को
कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो याद रखिएगा आपका कि डोमिंग पायस आया था। कौन आया था? डोमिंग पायस। पायस में पो आ रहा है, इसीलिए उनका संबंध पुर्तगाली से था। कहां से था? पुर्तगाली से। इससे पहले आपको बताए निकोलो कोंटी इटली का था देवराय प्रथम के काल में। वहीं उसके बाद बताए अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में, और अब्दुल रज्जाक फारस के थे। कहां के थे? फारस के। वहीं आपको बताए तीसरा नंबर का कृष्णदेवराय के काल में कौन आया? तो कृष्णदेवराय के काल में जो आया है आपका कौन आया है? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, डोमिंग पायस आया है, और पायस में पो आ रहा है तो वो पुर्तगाल का था। कहां का था? पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। कहां है? लिस्बन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे? तो तेलुगु साहित्य के कुल 8 कवि रहते थे। कितने कवि? 8 कवि। और 8 कवि को अष्टदिग्गज के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? अष्टदिग्गज। इसलिए बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अष्टदिग्गज जो एक आपका 8 कवियों का समूह था वह किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज जो था वह आपका कृष्णदेवराय हो गया। अष्टप्रधान जो था वह शिवाजी हो गया। वहीं नवरत्न जो था वह अकबर हो गया। नवरत्न जो था वह कहां हो गया? अकबर हो गया। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 कवि में से सबसे महानतम कवि कौन था? तो आपको जो उससे पहले बताए ना हम, आलस वाला, आलस पेद्दन। और आलस जब आ जाता है तो आपको बोले मन नहीं लगता, यानी मन करके वो पुस्तक लिखा है, यानी उसका पूरा नाम है मनुचरितम। यानी मनुचरितम के लेखक जो आलसन है, आलसन टोटल 8 कवि में से सबसे महानतम कवि थे। याद रखिएगा। और याद रखना है आपको कि इन्हें ही तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का भी पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो कृष्णदेवराय का शासनकाल था, कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही याद रखिएगा आपका विजयनगर साम्राज्य तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तेलुगु साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुस्तकें का रचना किया गया है कृष्णदेवराय के काल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के लिपि का प्रयोग होता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है कि आपका नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताना है कि आपका कृष्णदेवराय के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो कृष्णदेवराय के द्वारा हजारा राम मंदिर का निर्माण, अब प्लस में याद रखिएगा विठल स्वामी मंदिर, बहुत फेमस है। विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण जो करवाया हुआ कृष्णदेवराय ने करवाया है। किसने करवाया? कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय ने विभिन्न प्रकार की उपाधि धारण किया था। तो कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आप लोग याद रखिएगा। कृष्णदेवराय ने याद रखिएगा आपका आंध्र भोज की उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि कृष्णदेवराय ने अपने आप को उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ है? तो तुलुव वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह सदाशिव हुआ है। कौन हुआ है? सदाशिव हुआ है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ है? तो राक्षसी तंगड़ी का युद्ध याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को हुआ है। 23 जनवरी 1565 को याद रखिएगा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ है। इसी युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं और इसी युद्ध को जो है कि बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध हो या तालीकोटा का युद्ध हो या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हो, यह 1565 में हुआ है। कब हुआ है? 1565 में हुआ है। और इसी युद्ध में याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विजयनगर के चौथे राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर के चौथे राजवंश का स्थापना जो किया था वह तिरुमल ने किया था। किसने किया था? तिरुमल ने किया था, जो कि अराविडु वंश के रूप में हुआ था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इन्होंने अपनी राजधानी पेनकोंडा को स्थापित किया था। किसको स्थापित किया था? पेनकोंडा को। और आपको बताना है कि अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अराविडु वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वह रंगथिरी हुआ है। कौन हुआ है? रंगथिरी। रंगथिरी। और आपका जो आपका संस्टी है, तुलुव वंश का जो अंतिम शासक हुआ था सदाशिव हुआ था। कौन हुआ था? सदाशिव। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का नाम क्या है, तो प्रांत। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या था, प्रांत। और सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी। ग्राम को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उर। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर कालीन सेना नायक को क्या कहा जाता था, तो विजयनगर कालीन सेना नायक को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जिसे अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था, याद रखिएगा। अमरम, अमरम जो था वह भूखंड जो है कि सेना राजा जो है कि आपका सेना के रखरखाव के लिए खर्च करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि भारतीय इतिहास में किस राजवंश से संबंधित आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, तो आयंगर व्यवस्था जो प्रचलित थी वह आपका किसके लिए, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के लिए आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रचलित थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निकोलो कोंटी इटली का हो गया, देवराय प्रथम के काल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है फारस का था, देवराय सेकंड के काल में आया था। उसके बाद नूनीज, याद रखिएगा, नूनीज पुर्तगाल का है। कहां का है, पुर्तगाल का था। नूनीज पुर्तगाल का है। और याद रखिएगा अच्युत राय के काल में आया था। किसके काल में, अच्युत राय के काल में। नूनीज जो आया था वह अच्युत राय के काल में आया था। नूनीज किसके काल में आया था, अच्युत राय के काल में आया था, याद रखिएगा। नूनीज जो आया था वह अच्युत राय के काल में आया था, अच्युत राय के काल में आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर आपको हम इसको ट्रिक से याद करवा दे कि नूनीज किसके काल में आया था, तो आपको पता है नूनीज का मतलब नूनू याद रखना है। क्या याद रखना है, नूनू। यानी छोटा छोटा जो नवजात शिशु होता है या 2, 4, 5 साल तक, हम उसको नूनू कहते हैं। बिहार में गांव के भाषा में नूनू कहते हैं ना, कहते हैं नूनू जो है कि रोना नहीं चाहिए, नूनू को गोदी लेके थोड़ा घुमा दो उधर, तो वही नूनू समझना है, नूनू। ठीक है, बच्चा यानी नूनू हो गया। तो याद रखना है नूनू को कोई अछूता नहीं मानता है। नूनू को कोई अछूता नहीं मानता है। उस जो भी चाहे गोदी ले सकता है, वो उसको लार प्यार कर सकता है। तो याद रखिएगा नूनूज को अछूता, यानी नूनूज अच्युत राय। नूनू किसके काल में, अच्युत राय के काल में। नूनू किसके काल में, अच्युत राय के काल में आया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है डोमिंग पायस किसके काल में, तो डोमिंग पायस और बारबोसा। डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के काल में आया था। किसके काल में, कृष्णदेव राय के काल में। डोमिंग पायस, यानी पायस में प है और वह पुर्तगाल का था, और आपका बारबोसा भी पुर्तगाल का था, याद रखिएगा। यह दोनों कृष्णदेव राय के काल में आया था। किसके काल में, कृष्णदेव राय के काल में। यानी आप बारबोसा से ब याद रख लीजिएगा और डोमिंग पायस में प याद रख लीजिएगा, यानी बुआक्या प बाप। और आपको पता चला होगा कि अभी तक जो आपको विजयनगर साम्राज्य बताया, इसमें सबसे अगर शक्तिशाली शासक देखे तो वह कृष्णदेव राय हुआ है। कौन हुआ है, कृष्णदेव राय। ये चारों राजवंश में मिला के सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ है वह कृष्णदेव राय हुआ है, अर्थात बाप के रूप में। यानी बोल सकते हैं आप, आपको ट्रिक दे रहे हैं याद करने के लिए, इसे ट्रिक भर आप याद रखिएगा कि आपका विजयनगर साम्राज्य में बाप के रूप में जो है, बाप के रूप में जो काम किया हुआ कृष्णदेव राय काम किया शक्तिशाली शासक के रूप में। यानी बुआक्या से याद रखिएगा बारबोसा, और प से याद रखिएगा आपका पायस, यानी बारबोसा और पायस, यानी बुआक्या प बाप, बारबोसा और पायस, ये दोनों जो आया है कृष्णदेव राय के काल में, क्योंकि कृष्णदेव राय जो हुए वो एक बाप के रूप में काम किए हैं। अब देखिए आपको नहीं याद हो गया, निकोलो कोंटी आपका देवराय प्रथम हो गया, अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड हो गया, नूनीज यानी नूनू, नूनू अछूता नहीं होता है, अच्युत राय हो गया। वहीं याद रखिएगा डोमिंग पायस और डोमिंग पायस यानी पो हो गया, और उधर बारबोसा यानी बो हो गया। अच्छा, बो और पो यानी बाप। बाप कौन था, कृष्णदेव राय था। कौन था, कृष्णदेव राय था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। क्या था, लगान था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था, तो भू राजस्व की दर उपज का 1/6 हिस्सा था। कितना हिस्सा था, 1/6 हिस्सा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था, तो उम्बली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उम्बली कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटुग्गी कहा गया। क्या कहा गया, कुटुग्गी कहा गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुदी कहा जाता था। क्या कहता था? कुदी। यानी एक बार जो कृषि कर लिया वो क्रय विक्रय करके हट जाता था, यानी कूद जाता था, यानी कूद के भाग जाता था, यानी उसको कुदी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो सैन्य का यानी सेना का सबसे मुख्य काम होता है कदाचार को खत्म करना, यानी भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कदाचार कहलाता था। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहा गया? तो उसे बड़वा कहा गया। क्या कहा गया? बड़वा कहा गया। याद रखिएगा, बड़वा नहीं कहते हैं बड़वा है वो जहां मन तहां भागते रहता है। तो याद रखिएगा उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो जाकर विजयनगर साम्राज्य में बसे उसको बड़वा कहा गया। कहा गया बड़वा। आगे बढ़ते हैं। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा गया। क्या कहा गया? वीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, तो बोलिएगा हाँ प्रचलित थी। हाँ प्रचलित थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा गया? तो विजयनगर साम्राज्य में मनुष्य के खरीद बिक्री या क्रय विक्रय को वेश्बक कहा गया। क्या कहा गया? वेश्बक कहा गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा गया? तो मंदिर में जो स्त्री रह रही थी उसको देवदासी कहा गया। क्या कहा गया? देवदासी कहा गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप था। कौन था? कल्याण मंडप। एवं 1000 स्तंभों वाले को गोपुरम कहते थे। क्या कहते थे? गोपुरम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव क्या था? यानी सबसे प्रमुख विजयनगर का त्योहार क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख त्योहार था वो आपका महानवमी का त्योहार था। कौन था? महानवमी का त्योहार था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य में किस व्यक्ति ने संगीत ग्रंथ संगीत सार का रचना किया है? तो संगीत सार का जो रचना किया है वो संत विद्यारण्य। किसने किया है? संत विद्यारण्य ने किया। याद रखिएगा। और संत विद्यारण्य ने ही हरिहर बुक्का को जो है कि ज्ञान दिया था स्थापना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र कौन था? वीणा था। कौन था? वीणा। यानी वो से विजयनगर, वो से वीणा। याद रखिएगा। और वीणा जो बजाता था वो अकबर भी कौन बजाता था? तो वीणा जो बजाता था वो आपका कौन बजाते थे? तो समुद्रगुप्त को बजाते हुए दिखाया गया है। किसको बजाते हुए? समुद्रगुप्त को दिखाते हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरहा था। कौन था? स्वर्ण का वरहा था। याद रखिएगा। वहीं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हून हो गया, प्रदोष हो गया, पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया गया है सिक्का को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने एक रचना किया था। इसका नाम है मधुरा विजयम। क्या नाम है? मधुरा विजयम। मधुरा विजयम पुस्तक के लेखक गंगा देवी है। कौन है? गंगा देवी है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? इसी तरह से डेली आपको हम एक एक टॉपिक क्लियर कर देंगे। और कल जो हम देखने वाले हैं वो बहमनी साम्राज्य को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? बहमनी साम्राज्य को देखने वाले हैं। याद रखिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा, या आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि आगे आपको बिहार में बहुत वैकेंसी का भरमार है। ये समझ लीजिए। अगर आप एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं बिहार में, आपका बिहार एसएससी का जॉब है, CGL 4 का जॉब है, बिहार SI का भी जॉब है, उसके बाद फिर आपको जो है कि बिहार के अंतर्गत आपका बिहार पुलिस का भी अभी फिलहाल आपका एग्जाम है। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। और रेलवे में भी देख रहे हैं कि आपका दिन ब दिन वैकेंसी आते जा रहा है। तो आप लोग अपने मेहनत में थोड़ा सा भी कमी नहीं कीजिएगा। आपका जॉब कंफर्म लगेगा। आप अपने माता पिताजी के सपने को जरूर पूरा कीजिए जब एक बार वो जन्म दिए हैं तो। इसीलिए आप लोग अपने पढ़ाई को पूरी तरह से आप निपुण हो जाइए। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।